स्वागत है आपका। मेरा नाम है सलमान खान और आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स विच नेगेटिवली अफेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम लोग 12 फैक्टर्स देखेंगे। ये ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला, लैक ऑफ लीडरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब लीडरशिप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है लीडरशिप इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर that creates a progressively advancing community towards the common goal। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट्स वर्ड्स को जो करा है उस पर ध्यान दीजिए। इन्फ्लुएंस किसका? पर्सनल पावर का, मेरा, दूसरे के लिए, ताकि मैं एक ऐसी एडवांसिंग कम्युनिटी में तैयार कर सकूं जो कि कॉमन गोल को अचीव कर सके। मेरा पावर कितना है, मेरा इन्फ्लुएंस कितना है, ताकि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं, ताकि एक ऐसी कम्युनिटी तैयार हो जाए जो कि कॉमन पर्पस को या फिर कॉमन गोल को वो अचीव कर सके। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारी जो लीडरशिप की जो टीम है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा इतनी अवेयरनेस या फिर डिटेल में इतना नॉलेज नहीं होता है। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाना नहीं है फिर उन सब चीज़ों, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे स्कूल टाइम से पढ़ाई नहीं जाती हैं हमें। इसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह होते हैं जो कि हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है जिसकी डायरेक्शन में पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन रन होती है। दूसरा, ब्लेम कल्चर। कंपनी में ऐसा कल्चर क्रिएट हो गया है कि कुछ भी अगर गलत अगर होता है तो वो हर एक उंगली एक दूसरे के ऊपर उठाते हैं। इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बेहतर यह है कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रादर देन कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। एक कल्चर ऐसा क्रिएट अगर हो जाएगा ब्लेम वाला कल्चर कि, तो उसके कारण क्या होगा कि जो अल्टीमेटली जो इफेक्ट जो आएगा वो हेल्थ एंड सेफ्टी वो काफ़ी नेगेटिव तरफ से आएगा। वो हमें ये रियलाइज करना है कि मैंने अपनी ड्यूटी बरोबर करी है क्या, मैंने अपना रोल, मुझे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे दी थी, क्या मैंने वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करा है। मुझे अपना देखना है, मुझे दूसरों के ऊपर पॉइंट नहीं करना है। नेक्स्ट, लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी। अब यहाँ पर एक गोल्डन रूल है, गोल्डन स्टेटमेंट भी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि जैसा जैसा लीडर कहेगा, नहीं करेगा, वैसा वैसा फॉलोवर करेगा। मैनेजमेंट को अलग अलग चीज़ बोल रहा है, कर कुछ अलग रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर में, यहाँ पर एक इमेज बताया गया है जहाँ पे कुछ सेफ्टी साइंस वगैरह से आपको रिलेटेड वगैरह और उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह वहाँ पे दे रखे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या सिर्फ वर्कर के लिए अप्लीकेबल है? नहीं, हर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सीनियर मैनेजमेंट का जो पर्सन्स वगैरह है उसके लिए भी ये सब चीज़ें हैं। तो वो अगर पहले तो खुद फॉलो करें, वो किसी चीज़ को बाईपास नहीं करें। वो अगर बोल रहे हैं सेफ्टी के इम्प्लीमेंट अगर करने के लिए तो पहले खुद अपने आप को इंजेक्ट करें वो सब चीज़ें, उसके बाद में फिर दूसरों को बोलें। नेक्स्ट, लो प्रायोरिटी ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़। आपके यहाँ पर कभी भी अगर वर्क ऑर्डर अगर किसी को भी अगर काम अगर कराना है तो क्या देखा जाता है वहाँ पर? L1, लोवेस्ट वन। जितना ज़्यादा लोवेस्ट वगैरह होगा उतना ज़्यादा हम उसकी तरफ माइल होंगे और उसको हम लोग काम की तरफ उसको काम दे देंगे। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अगर वो काम करने अगर आएगा तो वो किसी की ऐसा ना हो कि किसी की जान लेके चले जाए वो, या वर्क प्लेस पे ऐसा नहीं हो कि मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट वगैरह भी होते हैं कि जो किसी भी एक बंदे या फिर किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाती है। कि इस बारे में हमने सोचा है उन सब डायरेक्शन में। वर्क ऑर्डर जब भी अगर दे रहे हैं तो सिर्फ L1 ही ना देखें, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स वगैरह होते हैं। जब भी अगर कॉन्ट्रैक्टर को, इसके लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो है कि कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन वगैरह हम लोग अगर कर रहे हैं तो किन किन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना। और यहाँ पर एक जयपुर का एक एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसमें जो कॉस्ट वगैरह जो एसोसिएटेड जो हुई थी इस इंसिडेंट में वो लगभग 300 करोड़ के आसपास हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 300 करोड़ कितना एक अमाउंट होता है। जो MSME वगैरह होती है तो इनका तो पूरा साल भर का टर्नओवर होता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह हो, कुछ ट्रांसफ़र वगैरह से रिलेटेड वगैरह हुआ, या फिर कुछ शेयर वगैरह से रिलेटेड, जिसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट ही पूरा टर्न अराउंड हो जाता है। और इन सब चीज़ों को लेके अगर अच्छी तरीके से अगर कम्युनिकेशन अगर नहीं हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है,
जो नया बंदा जो आ रहा है उसको पता है कि नहीं पता है ये सब चीज़ें, ये भी काफ़ी सब चीज़ें जो हैं ये नेगेटिवली अफेक्ट करती है हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। हाई टर्नओवर, जब भी अगर आप हायरिंग अगर कर रहे हो तो आप कितना खर्च कर रहे हो, आप रिक्रूटमेंट एजेंसी को पैसा देते हो, आप ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करते हो, आप उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अरेंजमेंट वगैरह करते हो, और वो अल्टीमेटली लास्ट डे में आपको छोड़ के चले जाता है। फिर एक नया एम्प्लॉय आएगा, फिर वो सारी चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ें प्रोसेस में कंटिन्यू चलते रहेंगी। इतना अपना वर्क प्लेस पे कोशिश करें कि ज़्यादा टर्नओवर ना हो। एम्प्लॉय की जो इश्यूज़ वगैरह हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो एचआर का जो काम है वो एम्प्लॉय के इश्यूज़ वगैरह जो भी हैं उनको रिजॉल्व करें, ताकि जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पर आ रहा है वो लंबे टाइम तक टिक सके और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। लैक ऑफ रिसोर्सेज, टू फ्यू वर्कर्स ड्यू टू डाउन साइजिंग। मैंने वर्कर की जितनी आवश्यकता मुझे वहाँ पर थी उतनी नहीं रखी और उसको कम कर दिया काफ़ी, ताकि मुझे ज़्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े। ऐसे एग्जाम्पल में भोपाल में भी ऐसे ही हुआ था कि MIC जब लीकेज जब हुई थी वहाँ पर, तो उसको कूल करने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक अरेंजमेंट था, लेकिन सिर्फ पैसा बचाने के लिए उसको रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बंद कर दिया गया, जिसके कारण वो रन ओवर रिएक्शन हुआ और वो पूरे एरिया में फैलती चली गई। अगर वो सिस्टम अगर काम करता होगा तो उसको हम लोग आसानी से ठंडा कर सकते थे। और जो वर्कर्स वगैरह भी जो थे वो इनकम्पिटेंट थे, क्योंकि कम्पिटेंट पर्सन अगर लेके आएंगे तो अल्टीमेटली उनको ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगी, तो भी कॉस्ट बचाने के लिए वो सब चीज़ें हमने इनकम्पिटेंट पर्सन्स को हायरिंग करना चालू कर दी। वो मेजर कॉज वगैरह में भी आता है कि जो भोपाल का जो इंसिडेंट जो हुआ था वो इसी वजह से। लैक ऑफ वर्कर कंसल्टेशन, वर्कर कंसल्टेशन में जैसे कि हमने पहले इसमें देख सके कि हम लोग कंसल्टेशन जब भी कर रहे हैं वर्कर्स वगैरह से, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल में बात करता हूँ भोपाल की, तो भोपाल में जो सेफ्टी ट्रेनिंग जो होती थी वो 6 महीने की होती थी, लेकिन उसको कम करके कितने टाइम में कर दिया गया, 15 दिन के लिए कर दिया। उनकी जो बात भी जो बताते थे, जो कंप्लेन भी जो करते थे, उनकी कोई बातें सुनता नहीं था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी अगर कोई वर्कर वगैरह किसी भी चीज़ की अगर कंप्लेन अगर कर रहा है तो एटलीस्ट आप उसको एड्रेस करें, उनकी बातों को सुनें, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उसका कोई सॉल्यूशन अगर इमीडिएट अगर निकल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको सॉल्यूशन के लिए उसको कोशिश करिए कि निकालें हम लोग। इंटरपर्सनल इश्यूज, बुलाइंग एंड हरेसमेंट। वर्कर्स प्लेस पे अगर हरेसमेंट अगर हो रहा है किसी का भी, कि मतलब एक आदमी को 4 लोगों ने घेर लिया, वो उसके बारे में कुछ गलत बात बोल रहे हैं, उसके बारे में कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बहुत काफ़ी गंदी चीज़ होती है। उससे भी क्या होता है कि अल्टीमेटली हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, कि आपने जो रिस्क असेसमेंट जो करा है, जो सिस्टम आपका जो था वो अच्छे सिस्टम तो है, डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन वो वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। पुअर रिस्क असेसमेंट, आपने रिस्क असेसमेंट अच्छे से नहीं करा, जो कंट्रोल्स वगैरह वहाँ पे जो लगाने थे वो अच्छे से नहीं लगाए, जो रियल रिस्क जो आइडेंटिफाई जो करना था। अभी कोई सा भी अगर काम अगर आप कर रहे हो, जैसे वगैरह किसी भी चीज़ का अगर आप बना रहे हो, तो वहाँ पे जो एक्चुअल जो रिस्क जो था वो आपने आइडेंटिफाई करा ही नहीं वहाँ पर, और सिर्फ जेनेरिक बना दिया। ऑलरेडी ये सब चीज़ें पास्ट में हो रखी थी, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। एक्चुअल में वर्क प्लेस पे क्या था वहाँ पर वो चीज़ें नहीं, और उसके कारण क्या होता है, वर्कर्स का एटीट्यूड भी इतना नेगेटिव में चले जाता है कि उनको भी क्या लगता है कि ये सब चीज़ें तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो अल्टीमेटली परमिट सिस्टम या फिर JSA या फिर रिस्क असेसमेंट, इट इज़ नॉट ओनली अ पेपर, कि जो पेपर वगैरह है ये आपको इफेक्टिव बनाएगा। इट इज़ द मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपका मैनेजमेंट सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितने लोग उन सब चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, कितना आप उनको अवेयर कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एग्जांपल में इकोनॉमिक क्लाइमेट, कि अभी कंपनी की जो कंडीशंस वो ठीक नहीं चल रही है, मार्केट से इतना ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, या फिर प्रोडक्ट आपका सर्विसेज वगैरह आप इतनी तरीके से बेच नहीं पा रहे हो, तो भी क्या होता है, कंपनी अल्टीमेटली अपने जो इश्यूज़ वगैरह जो हैं, दूसरे जो इश्यूज़ वगैरह हैं उनको रिजॉल्व करती है, तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि नेगेटिवली अफेक्ट करता है हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को। पुअर कम्युनिकेशन, कि पॉलिसी आपने फ्रेम कर ली, पॉलिसी आपने बना ली, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लिया, लेकिन इसको किसी के बारे में बताया नहीं। डॉक्यूमेंटेशन तो सब कर लिया, लेकिन अगर वर्कर को अवेयरनेस नहीं होगी, वर्कर को पता नहीं होगा, तो वो कैसे जानेगा, कैसे पता करेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका है ट्रेनिंग। जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग वगैरह दोगे, अब ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप वर्क प्लेस पे या फिर क्लासरूम वगैरह में बिठा के या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह आप सब चीज़ें करते, उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप वर्बल भी अरेंजमेंट कर सकते हो, रिटन कम्युनिकेशन वगैरह मेल थ्रू के भी दे सकते हो, वीडियोस के फॉर्म में देख सकते हो, पोस्टर्स वगैरह अलग अलग लगा सकते हो, एक बुलेटिन वगैरह निकाल सकते हो, अलर्ट्स वगैरह निकाल सकते हो, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूसली अवेयर होते जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने 12 पॉइंट्स देखे हैं। Lack of leadership from the management, blame culture, lack of management commitment to safety, low priority to health and safety issues, organizational changes, high turnover, lack of resources, lack of worker consultation arrangement,
इंटरपर्सनल इश्यू, पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड पुअर कम्युनिकेशन। आई होप कि ये सब आपको जो फैक्टर्स वगैरह जो बताएं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ इसको अपने इन्फॉर्मेशन तक ना रखें, इसको अपने वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।